हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेस एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे टीएआईटी का डेमो क्लास को, फर्स्ट वीडियो को। ठीक है, टीएआईटी ये जो एग्ज़ाम है, टीचर एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ये जो क्लास है या जो ये वीडियो रहेगा किसके लिए बेनिफिट रहेगा। तो पहले हम उसका एक थोड़ा बेसिक डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको एग्ज़ाम और इसका सिलेबस और इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो बताऊँगा। तो सबसे पहले जो बात करते हैं, ये जो हमारा चैनल है और इस पे हम जो भी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर आपका क्वालिफ़िकेशन डीएड अपीयर्ड या पास, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बता रहा हूँ। आपका डीएड अपीयर्ड है या आप डीएड पास हो चुके हो, या बीएड बीएड के पहले तो आपने कोई तो भी ग्रेजुएशन किया होगा, बीए बीएससी बीकॉम वगैरह, और उसके बाद में बीएड किया होगा, बीएड आप अपीयर्ड है, पास है, तो ये जो एग्ज़ाम है या ये जो वीडियो है आपको वो उसमें बहुत बेनिफिट रहेगा। वैसे तो मैं एक पर्टिकुलर कैटेगरी में ही शेयर कर रहा हूँ ये वीडियो जो है, जो खास तौर से डीएड और बीएड के ही कैंडिडेट है, तो उनके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। और ये एग्ज़ाम्स के बारे में कैसा जो है, इन्फॉर्मेशन तो अवेलेबल है नेट पर, यूट्यूब वगैरह पर एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है, लेकिन जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहता, प्रोसीजर रहता, क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहता, एज अ टीचर पॉइंट ऑफ व्यू, एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू वो कम अवेलेबल है। ठीक है, क्योंकि आपको कैसा सिर्फ एग्ज़ाम की इन्फॉर्मेशन है और आपको ये नहीं पता कि एग्ज़ाम को सॉल्व कैसे करते हैं, तो वो उतना आपको बेनिफिट नहीं देगा ना। जैसे यूपीएससी के एग्ज़ाम है, एमपीएससी के एग्ज़ाम है, बहुत से कैंडिडेट रहते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन तो रहता है यूपीएससी एमपीएससी का एग्ज़ाम कैसा रहता है, क्या सिलेबस है क्या है, लेकिन एग्ज़ाम कैसे क्रैक करना उनको ये नहीं पता रहता। तो बहुत से लोग कैसा मोटिवेट हो जाते हैं यूपीएससी एमपीएससी एग्ज़ाम के बारे में सुन के। ठीक है, मोटिवेट होना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ खाली दिमाग लगा के, या मतलब अनकम्प्लीट स्टडी या अनकम्प्लीट गाइडेंस, या मतलब आपका कैसा गाइडेंस के अलावा अगर आपका डायरेक्शन करेक्ट नहीं है तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम जाता है। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ। सबसे पहले तो डीएड और बीएड के एक्सपीरियंस के लिए जो कर रहे हैं या कर चुके हैं, ठीक है, आपको जैसा पता होगा हमारे देश में आरटीई एक्ट, राइट टू एजुकेशन, ये एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था 2009 में। ठीक है, तो शॉर्ट में मैं बताता हूँ, हमको अपने एग्ज़ाम के बारे में फोकस करना है। तो ये एग्ज़ाम जो था, हमारा जो शिक्षा प्रणाली है यानी जो एजुकेशन सिस्टम है उसके इम्प्रूवमेंट के लिए ये प्रोग्राम, ये एक्ट शुरू किया गया था। तो इसी के अंदर में ना एक पॉइंट था कि आपको जो है टीचर एलिमेंट्री एजुकेशन है, मतलब फर्स्ट टू फिफ्थ, ठीक है, और सिक्स टू एट्थ, ये क्लास में टीचिंग के लिए आपको कैसा है, जो टीचर है डीएड और बीएड के जो टीचर है उनको एक एग्ज़ाम के थ्रू जाना होगा। ठीक है, जिसको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, इसको हम शॉर्ट में टीईटी भी बोलते हैं। उसके थ्रू आपको ये एग्ज़ाम, मतलब वो आपको एग्ज़ाम देना होगा। उसका प्रोसीजर आपको पता ही होगा, एक बार मैं थोड़ा शॉर्ट में वो भी बता दूंगा, क्योंकि जो हमारा टीआईटी का एग्ज़ाम है उसका बेसिक यही है ना, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए आपको टीईटी का जो है पेपर 1 लगता था, कुछ ऐसा पता होगा। ठीक है, और 6 टू 8 के लिए आपको टीईटी का पेपर 2 लगता है। ठीक है, दोनों पेपर है। उसके सब्जेक्ट वगैरह को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेम ऐसा ही डेमो क्लास जो है टीईटी के पेपर 1 और पेपर 2 के लिए भी रहेंगी, उसमें आप उसको इंट्रोड्यूस, मतलब डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम जो है टीआईटी के बारे में बात करेंगे, जिसका बहुत कम मतलब आपके पास मटेरियल, लर्निंग मटेरियल वगैरह अवेलेबल है। तो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और अभी जितने भी स्टेट है तो हर स्टेट का अलग टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। जैसे मैं महाराष्ट्र की बात करूँ तो उसको हम महा टीईटी बोलते हैं, महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, एक डिटेल वीडियो उसका भी रहेगा, तो डेमो क्लास का आप देख सकते हो उसको यहाँ। लेकिन मैं जो है ना आपको महा टीईटी से ज़्यादा सीटीईटी के एग्ज़ाम पे फोकस करने के लिए कहूँगा, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, सीटीईटी का जो एग्ज़ाम, क्योंकि ये एग्ज़ाम आप कंपेयर करूँगा किसी भी स्टेट के टीईटी से तो ईजी रहता है। इसमें कैसा पैडागॉजी का जो परसेंटेज है 50% रहता है, यानी जैसे 30 मार्क के सब्जेक्ट है तो 15 मार्क का आपका पैडागॉजी रहता है, 15 मार्क का आपका कंटेंट रहता है। ठीक है, अभी तक मैंने जितना अपना पॉइंट ऑफ व्यू से कवर किया हूँ, तो मुझे यही लगा कि सीटीईटी का जो पेपर आपके लिए ईजी पड़ेगा क्वालिफाइंग नेचर के हिसाब से। ठीक है, तो जैसा कि मैं टीआईटी के एग्ज़ाम के बारे में आपको बता रहा था फोकस करने के लिए, मान के चलिए आपका डीएड हुआ है या बीएड हुआ है और आप फर्स्ट टू फिफ्थ में टीचर बनना चाहते हैं ना, या 6 टू 8 में, एक ही बात है। जैसे आपने फिर पेपर 1 पास कर लिया फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए सीटीईटी का, क्वालिफाइंग मार्क्स वगैरह भी आपको पता होंगे। जैसे 150 में से जनरल के लिए 90 मार्क्स पासिंग है,
और कैटेगरी के लिए ओबीसी एससी एसटी एनटी वगैरह के लिए, और अभी ईडब्ल्यूएस भी ऐड हो गया ना, जो जनरल कैटेगरी है लेकिन उनके पास इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस का, ठीक है। उसके बारे में भी हम एक वीडियो बनाएंगे, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का कैसा क्या रूल है। तो उसके लिए आपको मतलब रिजर्व कैटेगरी के 83 मार्क्स आपको लेना है, और जनरल कैटेगरी के लिए 90 मार्क्स लेना है, तब जाके आप जो है उसमें क्वालिफाई कर पाओगे एग्ज़ाम को, ठीक है। तो 2018 के पहले जब टीआईटी नहीं आया था, तब जो है कुछ इस तरीके का प्रोसीजर था कि आपको दोनों में से कोई तो भी मतलब जो भी क्लास में आपको ज्वाइन करना है 1st to 5th में, तो सीटीईटी या टीईटी का पेपर 1 निकाल लीजिए, और 6 to 8 में ज्वाइन करना है तो फिर पेपर 2 निकाल लीजिए ना। लेकिन जब 2018 से एक नया शिक्षक भर्ती के लिए एक पोर्टल बनाया गया, जिसको आपको पता होगा, पवित्रा पोर्टल हम शॉर्ट में कहते हैं, पवित्रा पोर्टल, ठीक है। इसका जो वेबसाइट है www.edustaff.maharashtra.gov.in है ना, उसको मैं बताऊंगा आगे में पवित्रा पोर्टल से भी रिलेटेड। तो ये जो पवित्रा पोर्टल बनाया गया ना, ये शिक्षक भर्ती के लिए, टीचर भर्ती के लिए एक पारदर्शी पोर्टल है। तो और इस पर ऐसा बताया गया था कि 6 महीने में ना वैकेंसी इस पर अपलोड होंगी, अभी हम डिस्कस करेंगे पूरा, उसका मेरे पास में भी शॉर्ट में है। 6 महीने के अंदर में वैकेंसी अवेलेबल होंगी, और आपको 6 महीने में 6 मंथ के अंदर में आपको उसमें जो नई शिक्षक भर्ती आ रही है 6 महीने में, आपको उसको अप्लाई करना है। उसके लिए सीटीईटी और टीईटी भी कहा गया था कि 6 महीने में कंडक्ट होंगे एग्ज़ाम। तो सीटीईटी तो बराबर 6 महीने में हो रहा है, लेकिन महाराष्ट्र टीईटी का थोड़ा सा गड़बड़ है मामला। और कैसा है, आपको जैसे पवित्रा पोर्टल पे आपको ना स्कूलों का लिस्ट मिलेगा, या आपके क्षेत्र में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके तालुका में कौन सी स्कूल में वैकेंसी है, तो आप उस पर पवित्रा पोर्टल के थ्रू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एक प्रोसीजर है, मतलब जो पवित्रा पोर्टल पे किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करने का। जैसा मैंने बता रहा, अभी हमारा मेन टीआईटी का एग्ज़ाम है, तो मैं उसी को फोकस करता हूँ। चीज़ें तो बहुत सारी एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे जैसे वक्त मिलेगा मैं वैसे वैसे इसको अपडेट करते रहूँगा। तो समझ के चलिए, आपको 1st to 5th क्लास में टीचर का अपॉइंटमेंट, आपको मतलब चाहते हैं कि आप एज अ टीचर, गवर्नमेंट टीचर आपका अपॉइंटमेंट हो, तो उसके लिए आपको तो टीईटी या सीटीईटी में से कोई भी एक एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ेगा। क्रैक समझते हैं ना, जो यहाँ मैंने टिक करके दिए। यहीं आप जनरल कैटेगरी वाले हो तो आपको 90 मार्क्स चाहिए, और रिजर्व कैटेगरी वाले तो 83 मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद फिर आप पवित्रा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हैं, मैं बताऊंगा उसके लिए क्या करेंगे। तो पहले 2018 के पहले कैसा था, सिर्फ आपके लिए एक ही एग्ज़ाम था, टीईटी क्लियर करिए और कोई दूसरा एग्ज़ाम नहीं है, डायरेक्ट आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब ये पवित्रा पोर्टल पे शिक्षक भर्ती शुरू की गई, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ना, किसके लिए बता रहा है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे भी एक एग्ज़ाम इंट्रोड्यूस होगा एनटीए का, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा, वो बात की बात है। लेकिन अभी जो सामने हम उसको फोकस करते हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एग्ज़ाम इंट्रोड्यूस किया था कि जो कैंडिडेट सीटीईटी और टीईटी पास है, और उनको 1st to 5th में या 6th to 8th में टीचर बनना है, तो उनके अकॉर्डिंग सीटीईटी या टीईटी के ये जो 2 पेपर है उनको क्लियर करना पड़ेगा, जो क्लास में उनको मतलब टीचिंग करना है उसके अकॉर्डिंग। और उसके बाद जो है ना, उनको एग्ज़ाम और देना पड़ेगा, यानी टीईटी, सीटीईटी या टीईटी जो भी आपको तो पास करना ही है, प्लस आपको ना एक टीआईटी का भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और अभी तक जो है ना, ये सिर्फ एक ही मरतबा ये एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। ओनली 1 टाइम ये एग्ज़ाम हुआ है अभी 2017 में, ठीक है। यानी दिसंबर 2017 के बाद से ये जो है, मतलब दिसंबर 2017 में इसका फर्स्ट स्लॉट में एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद से फिर, लेकिन फिर अभी दोबारा टीआईटी हुआ नहीं है। तो टीआईटी कब होगा, बहुत से स्टूडेंट बार बार सवाल करते हैं कि टीआईटी कब होगा। तो वो जो है ना, आपका सीटीईटी या टीईटी के एग्ज़ाम होने के बाद में टीआईटी एग्ज़ाम लेने का ऐसा निर्णय लिया था गवर्नमेंट ने। लेकिन कैसा, जो हमारी पहली शिक्षक भर्ती थी वही पूरी कंप्लीट नहीं हुई थी, कुछ तो भी उसमें प्रॉब्लम जा रहा था। लेकिन अभी कैसा है, जो शिक्षक भर्ती का हमारा जो पहला टप्पा था, यानी जो फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट राउंड था, पहला राउंड जिसको हम बोलेंगे, ऐसे आप देखे होंगे पेपर वगैरह में भी तकरीबन 12,000 वैकेंसी बता रही थी पूरे महाराष्ट्र में, जो अभी और बड़ी होंगी जैसे टीचर रिटायर हुए होंगे। तो फर्स्ट उसका राउंड क्लियर होने के बाद, जैसे अभी हमारा सीटीईटी हो गया, सीटीईटी का, टीईटी का भी रिजल्ट आ ही गया, महाराष्ट्र टीईटी का। सीटीईटी का एग्ज़ाम अभी लॉकडाउन से रुका हुआ है, अभी वो भी हो जाएगा। वो होने के बाद में फिर जो है आपका टीआईटी का एग्ज़ाम, यानी उसका रिजल्ट आने के बाद फिर टीआईटी का एग्ज़ाम होने के चांस मैक्सिमम है, क्योंकि कैसे शिक्षक भर्ती के लिए ना आपको ये प्रोसीजर से भी जाना ही होगा टीआईटी का, ठीक है। जो इसके लास्ट एग्ज़ाम हुए थे 2017 में, दिसंबर 2017 में, टीआईटी का एग्ज़ाम होने के बाद ही मतलब ये पवित्रा पोर्टल पर शिक्षक भर्ती स्टार्ट हुई थी, ठीक है। उससे कुछ पेपर्स वगैरह भी है मेरे पास, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है।
तो जैसे टी ई टी का आपका एग्ज़ाम निकल गया ना, फर्स्ट टू फिफ्थ के रिक्रूटमेंट के लिए बता रहा मैं, ये आप 6 to 8 के लिए भी समझ सकते हैं। टी ई टी को ना आपको यहाँ पे क्रैक करना है, ठीक है। ये क्रैक करने के लिए मिनिमम इतने मार्क्स चाहिए। प्लस टी का जैसे ये 200 मार्क का पेपर रहता है, अब इसमें ऐसा ना कोई क्रैक नहीं है कि आपको 200 में से 120 मार्क्स चाहिए या 90 मार्क्स चाहिए। बस इसमें क्या बताया आपको, 200 में से आप जितना भी मैक्सिमम नंबर ले सकते हैं ना वो ले लीजिए, उसकी कोशिश करिए, क्योंकि आपको ना इस पर मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। टी के अनुसार बनती है मेरिट लिस्ट, ठीक है। इधर आपका टी क्रैक है, जब आप इसका एग्जाम फॉर्म भी भरते हो ना पवित्रा पोर्टल पे, तो आपको ही पूछता है कि आप टी पास हो क्या, तो यस कर देने का। टी का जब आप फॉर्म भरते हो तो टी या सी पास है क्या, यस कर देने का, क्योंकि सी या टी पास है और आपको 1st to 8 के बीच में, यानी 1st to 5th में या 6th to 8 में आपको एज अ टीचर अपॉइंट करना है। तो आपको कैसा टी या सी पास करने पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग पेपर 1 और पेपर 2, और फिर आपको टी का एग्ज़ाम देना होगा। तो 200 में से आपको जितना भी मतलब आप मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं उसका कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसके आधार पर ही मेरिट लिस्ट होता। जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरा ये स्कूल में अपॉइंटमेंट हो जाए, जो फर्स्ट प्रेफरेंस जिसको मैं दे रहा हूँ, जो मेरे एकदम लोकल है, लेकिन वहाँ पे किसी और कैंडिडेट ने अप्लाई किया जिसका टी का मार्क्स मुझसे ज़्यादा है। मान के चलिए मुझे सी तो मैं भी क्रैक हूँ, टी और वो जो सेकंड पर्सन है वो भी क्रैक है, ठीक है। और एक स्कूल है, समझ के चलिए जेडपी जिला परिषद स्कूल हम इसको बोल सकते हैं, बुल्डाना, कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट का नाम बोल देंगे। बुल्डाना का एक स्कूल है समझ लीजिए, और मैं चाहता हूँ कि मेरा यहाँ पे अपॉइंटमेंट हो जाए, ठीक है। जेडपी स्कूल नंबर 13 जैसे हम बोल देंगे, मैं चाहता हूँ कि मेरा अपॉइंटमेंट जेडपी स्कूल नंबर 13 में 1st to 5th टीचर के लिए हो जाए। मेरा डीएड किया हुआ है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डीएलएड वगैरह। तो ठीक है, सी मैं भी पास हूँ, और यहाँ पे ना एक कैंडिडेट और अप्लाई कर रहा है जिसका टी का मार्क्स मुझसे ज़्यादा है। जैसे टी में मैंने मार्क्स लिया है 134, ठीक है, ये मेरा मार्क्स है। मेरा जो दूसरा पर्सन है उसका टी का मार्क्स है 139, ठीक है, ये सेकंड पर्सन है, मैं नहीं हूँ। लेकिन कैसा है, ये सिलेक्शन जो है ना मेरिट लिस्ट के आधार पे होता है। ऐसा नहीं है कि मेरा डीएड का परसेंटेज ज़्यादा है या मेरा बीएड का परसेंटेज ज़्यादा है या कुछ और मेरा बेनिफिट है, उसके लेवल पे नहीं रहता है आपका। उसमें क्लियरली मेंशन किया गया था इसके अंदर में, जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है, कि आपका मेरिट लिस्ट के आधार पे सिलेक्शन होगा। तो ये 139 वाला जो कैंडिडेट है वो जगह वो ले लेंगे जो स्कूल में मैं चाहता था अपॉइंटमेंट, ठीक है। अरे मेरा 134 है तो मैं डिले आ गया। तो कैसे आपका अगर टी और सी पास है तो आपको चाहिए कि आपको ना इस पे, ये वाला जो एग्ज़ाम है टी का, इस पर सबसे ज़्यादा फोकस करें ताकि मेरिट लिस्ट जनरेट कर सके ना। तो हम इसको फोकस करेंगे। उसके अलावा अगर आपका टी और सी पास नहीं भी है, लेकिन आप 9 से 12 के टीचर बनना चाहते हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं, 9 से 12 के लिए, तो भी आप ये डायरेक्ट टी का एग्ज़ाम दे सकते हैं ना। यानी 9 से 12 का अगर आपको टीचर बनना है तो उसके लिए सी और टी अभी कंपलसरी नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि आर सिर्फ 8वीं तक क्लास तक है। तो आपको डायरेक्ट टी का एग्ज़ाम देख के महाराष्ट्र की जो स्कूलें हैं, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल है, वहाँ पे आप एज अ टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं ना। एक बार थोड़ा शॉर्ट में हम क्लास का भी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं अपने। अब शायद कई मरतबा देखे होंगे, मैं ग्रुप वगैरह पे इसका शेयर करते रहता था, रेस एकेडमी, ठीक है। ये कुछ रिजल्ट है हमारा, थोड़ा पुराना पॉम्फलेट है ये, अभी तो कुछ और भी कैंडिडेट पास हुए हैं, ठीक है। इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरा कि जितना हो सकता है उतना मैक्सिमम इसका आउटपुट लेके आया जाए। अभी यहाँ पर जो है हम ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस कर लेते हैं ना पम्फलेट के अंदर। जैसे 1st to 5th का स्टैंडर्ड में आपको टीचर बनना है तो 12वीं पास होना चाहिए आपका, प्लस डीएड या बीएड होना चाहिए, ठीक है। और टीईटी या सीटीईटी का पेपर 1 प्लस टीआईटी आपको एग्ज़ाम देना है। फिर जो भी आपका टीआईटी एग्ज़ाम का मेरिट लिस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आप मतलब स्कूल में अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन आपका टीआईटी के मेरिट लिस्ट पर ही होगा, आप अप्लाई कर सकते हो जो जितना भी स्कूल का ऑप्शन रहेगा। दूसरा, आपको 6 to 8 स्टैंडर्ड का टीचर बनना है तो आपका 12th रहना चाहिए, प्लस डीएड ग्रेजुएशन के साथ में, ठीक है। 6 to 8 में आपको अप्लाई करना है। अगर डीएड है, डीएड डीएलएड है तो ग्रेजुएशन कंपलसरी है साथ में, या बीएड होना चाहिए, प्लस टीईटी का पेपर 2 6 to 8 के लिए टीईटी का या सीटीईटी का पेपर 2 प्लस टीआईटी एग्ज़ाम आपको देना है, ठीक है। तब आप वो पवित्रा पोर्टल पे अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा है, आपका अगर 9 से 10 का स्टैंडर्ड में टीचर बनना है तो 12th प्लस बीएड होना ना, यहाँ पे आप डीएड वाले अलाउ नहीं रहेंगे। 12th प्लस बीएड होना, और डायरेक्ट आप टीआईटी का एग्ज़ाम देके 9 से 12 10th में जितनी भी स्कूलों में वैकेंसी रहे, ठीक है। इस पर थोड़ा कम रहती है वैकेंसी, क्लियर बता रहा मैं। 9 से 10th में अभी फ़िलहाल मतलब जो पहला शिक्षक भर्ती का ये हुआ है प्रोसीजर, उसके अंदर थोड़ा कम बताइए वैकेंसी, लेकिन है वैकेंसी, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं है इस पर वैकेंसी।
टीआईटी के बेस पे आप अप्लाई कर सकते हो। 11 से 12 का आपको टीचर बनना है तो 12 प्लस बीएड प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए ना, पीजी डिग्री, एमए, एमएससी, एमकॉम वगैरह, और टीआईटी का एग्ज़ाम देके आप डायरेक्ट 11 से 12 के टीचिंग पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पवित्रा पोर्टल जो है ना, ये आपका गवर्नमेंट एडेड स्कूल में अप्लाइकेबल है पूरी तरीके से। बस माइनॉरिटी स्कूलों में फ़िलहाल अभी अप्लाइकेबल नहीं है ना, जो माइनॉरिटी स्कूल है ना, जो भी मतलब हमारे यहाँ पे जो 6 से 7 कैटेगरी को माइनॉरिटी का दर्जा दिया गया है, उन माइनॉरिटी कैटेगरी के स्कूलों में फ़िलहाल अभी टीआईटी अप्लाई केवल नहीं है ना, कोशिश कर रहे हैं उसके लिए भी कि कैसा है कि स्टैंडर्ड जो टीचिंग है वो सभी स्कूलों में मिलना चाहिए ना। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करते हैं हमारे एग्ज़ाम से टीआईटी को। मैंने थोड़ा उसका ना कुछ क्वेश्चन वगैरह का भी प्लानिंग किया था, अभी थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन था, तो वो भी थोड़ा आपको कैसे पता रहना चाहिए। बाकी जो और भी प्रोसीजर है ना, टीईटी सीटीईटी का पेपर कैसे रहता है, क्या सब्जेक्ट है, पवित्रा पोर्टल पे कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, वो धीरे धीरे हो जाएंगे। टीईटी और सीटीईटी का भी एक वीडियो मैं वैसे ही अपलोड करूँगा। सबसे पहले हम टीआईटी के बारे में बात करते हैं ना। टीआईटी का जो एग्ज़ाम है, टीचर एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस टेस्ट, ये इसका नाम है। और ये थोड़ा शॉर्ट में मैंने बताया था कि नागपुर हाईकोर्ट की बेंच का पेटिशन नंबर 8/2015 जो है ना, ये इसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने फैसला लिया था। क्योंकि असल में क्या हुआ था, एक मरतबा जो है ना, एक थोड़ा सरफिरा टीचर था मेरे जैसा, और उसने जो है इसमें कोर्ट में मतलब केस किया था कि आपका कैसा एक पारदर्शिक रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं है टीचर भर्ती के लिए। ठीक है, तो एक पूरा उसका एक प्रोसीजर चला, उसके बाद में गवर्नमेंट ने एक एग्ज़ाम बताया कि अब जो है टीआईटी के बेस पे, यानी पवित्रा पोर्टल पे जो आपका शिक्षक भर्ती रहेगा पूरी तरीके से पारदर्शित रहेगा ना, कुछ भी उसमें ऐसा करप्शन वगैरह का चांस बिल्कुल भी ना रहेगा। तो इसके हम कुछ मेन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। जो टीआईटी का जीआर है उसका नाम है सीईटी 2015। ठीक है, टीईटी 2011 से चालू हो रहा है, उसके पहले एक सीईटी करके एग्ज़ाम था, तो ये उस एग्ज़ाम से इसका कोई लेना देना नहीं है ना। ये टीआईटी का जीआर का नाम है सीईटी 2015। 23 जून 2017 को यह जीआर इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, 2017 के बाद से टीआईटी का प्रोसीजर आया। शायद मैंने स्टार्टिंग में गलती से जो है 2018 बता दिया था। 2017 से, दिसंबर 2017 में पहले एग्ज़ाम हुआ था, और जीआर जो है 23 जून 2017 को रिलीज़ किया गया था। इससे मैंने बहुत से कॉलेजेस वगैरह में सेमिनार भी लिया है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के थ्रू ये जीआर इशू किया गया था। आपका जो अपना महाराष्ट्र की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.maharashtra.gov.in, उस वेबसाइट पे आप जाओगे, ये डेट में आप चेक करोगे तो आपको जीआर की कॉपी मिल जाएंगी। एज लिमिट इसके लिए क्या है, जनरल कैटेगरी के लिए 38 साल, SC ST OBC NT के लिए 43 ईयर्स है ना। महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए एज लिमिट को बहुत बढ़ा दिया, दिख रहा है यहाँ पे। सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं है इतना एज लिमिट। ठीक है, उसके बाद आपका कितने मार्क्स का पेपर रहता है, ये 200 मार्क का पेपर रहता है। 2 सेक्शन रहते हैं इसमें। ठीक है, पार्ट ए जिसको हम बोलते हैं अभियोग्यता, एप्टीट्यूड बोलते हैं इंग्लिश में, 120 मार्क्स का रहता है। पार्ट बी जिसको बुद्धिमत्ता बोलते हैं, बुद्धिमत्ता दिख रहा है आपको क्लियर, थोड़ा वो रेड पेन से लिखा है मैंने, शायद उतना क्लियर नहीं है। बुद्धिमत्ता जिसको हम रीजनिंग बोलते हैं, ये 80 मार्क्स का रहता है ना। तो इस तरीके से अभी इसको हम सिलेबस भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। 120 और 80 मार्क्स का 200 मार्क्स का पेपर रहता है। टाइम जो है आपका इसमें 2 आवर का रहता है। ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। ये जो है ना, थोड़ा मैं एक बात और भी क्लियर कर देता, ये एग्ज़ाम जो है महापरीक्षा पोर्टल पे हुआ था लास्ट टाइम। महापरीक्षा पोर्टल जो कि फ़िलहाल अभी बंद हो गया है, महापरीक्षा पोर्टल। अब उस पर ये एग्ज़ाम अब कहाँ पर होगा तो वो गवर्नमेंट डिसाइड करेंगी किस तरीके से होगा, ऑनलाइन कौन से पोर्टल पे होता है, किस तरीके से होता है। लेकिन एग्ज़ाम होगा इतना कंफर्म है। ठीक है, क्योंकि एक प्रोसीजर बना हुआ है उसका, वो प्रोसीजर को फॉलो किया जा रहा है। तो एग्ज़ाम होगा आपका, उस पर कोई ये नहीं रखने का, दो राहें नहीं रखने का, अपने को अपना काम करने का है। और दूसरी बात है इसमें, ये जो एग्ज़ाम है ना टीआईटी का, आप मैक्सिमम जो है 5 अटेम्प्ट तक दे सकते हैं ना। एक बार आपका 5 अटेम्प्ट कंप्लीट हो गया आपकी लाइफ में, ठीक है, आपकी ज़िंदगी में 5 बार आपने टीआईटी दे दी हो, जो भी क्लास के लिए दे रहे, जैसे मेरा 1st to 5th में अपॉइंटमेंट हो गया टीईटी और टीआईटी पे, फिर मैं 6 to 8 के लिए दोबारा से टीईटी पास किया, पेपर 2 वाला, और टीआईटी दिया, तो ये 2 अटेम्प्ट हो गया। ठीक है, या मेरे मार्क्स कम आए हैं टीआईटी में, फिर मैंने एक और बार दिया, एक और बार दिया, तो ऐसे करके याद रखिएगा 5 अटेम्प्ट मैक्सिमम है टीआईटी के लिए। उस पर जीआर में मेंशन किया गया था। 5 से ज़्यादा आपको अटेम्प्ट नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं कि 5 अटेम्प्ट हो गया, 6वां अटेम्प्ट आपको बोलेंगे फिर से मेरे को करना है, क्योंकि जो आपका नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, सब कुछ उसमें रजिस्टर्ड रहता है ना। तो बहुत ध्यान से इसको करने का, इसलिए मैं बोलता हूँ कि इसका डिटेल स्टडी करके वन टाइम में आप इतना मार्क्स लेके आइए कि आप जो स्कूल में चाहते हैं वहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाए आसानी से। कोई कट ऑफ नहीं है इसमें, डायरेक्ट मेरिट लिस्ट सकती है, जैसे कि मैंने बताया था। तो इंट्रोडक्शन में थोड़ा ज़्यादा समय हो गया, लेकिन इतना इंट्रोडक्शन भी ज़रूरी है।
इसके बाद हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे अभी इसी वीडियो में। अभी एग्ज़ाम जैसे मैंने बताया था 2017 में जो हुआ था ऑनलाइन एग्ज़ाम था। रिजल्ट इसका जो है, जो मार्क्स रहते हैं ना, मार्क्स मतलब विल बी शोन जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एग्ज़ाम। तुरंत आपको कुछ जैसे एग्ज़ाम होता है ना, तुरंत आपको पता चल जाता है कि 200 में से आपने कितने मार्क्स लिए। कंप्यूटर स्क्रीन पे पता चल जाता, 200 में से 150 लिए हो, 120 लिए हो, ठीक है। मार्कशीट वगैरह बाद में रिलीज़ होता है उसका। वेबसाइट जो लास्ट टाइम ये एग्ज़ाम हुआ था 2017 में, ये वेबसाइट है महापरीक्षा.gov.in, लेकिन अभी किसी वजह से इस पर एग्ज़ाम नहीं हो रहे। 3 बैचेस एवरी डे एट डिफरेंट स्लॉट। एक दिन में जो है ना 3 बैचेस में एग्ज़ाम होते थे ऑनलाइन, ठीक है, अलग अलग स्लॉट में होते थे, एक साथ नहीं होते थे 3 बैचेस में। यानी एक बैच का एग्ज़ाम हो रहा है पूरे ऑल ओवर महाराष्ट्र में, फिर वो स्लॉट ख़त्म हुआ दूसरे बैच का, ऐसे ही तीसरी बैच का, ठीक है। तो बस ये एग्ज़ाम प्रोसीजर है। मेन तो हमको एग्ज़ाम पैटर्न पे और एग्ज़ाम क्वेश्चन पे फोकस करना है, ठीक है। बाकी ये बैकग्राउंड तो आप धीरे धीरे समझ ही लोगे ना, लेकिन एग्ज़ाम के क्वेश्चंस और सॉल्यूशन वो धीरे धीरे नहीं समझते, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। रिक्रूटमेंट प्रोसेस जैसा मैंने बताया था, स्कूल जो है आपका स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन जो है ना, सरल पोर्टल सिस्टमेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, ये एक पोर्टल है। इस पे जो है ना बच्चों का डाटा रहता है, वो स्कूल को इसमें पोर्टल पे ऐड करना रहता है। उससे पता चलता है कि कितने मतलब बच्चे स्कूल में है और उसके अकॉर्डिंग कितने टीचर है। अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट क्वांटिटी वैकेंसी ऑफ टीचिंग स्टाफ विल बी जनरेटेड। कितने टीचिंग स्टाफ रहना चाहिए वो जनरेट होते हैं, जिसको हम संच मान्यता भी बोलते हैं ना। वो टीचिंग स्टाफ का प्रोसीजर मतलब जो है वैकेंसी जनरेट होती है बच्चों के अकॉर्डिंग, कितने बच्चे हैं सरल तो पता चल जाता है। आगे बता रहा है कि वैकेंसी एंड शिक्षक भर्ती विल बी डन ऑन पवित्रा पोर्टल, ठीक है। पवित्रा पोर्टल, इसको फुल फॉर्म बताया गया था। पवित्रा पोर्टल पर शिक्षक भर्ती जो होती है, पोर्टल फॉर विजिबल टू ऑल टीचर, ठीक है, सभी टीचर के लिए विजिबल है, ठीक है। इसका वेबसाइट है www.edustaff.maharashtra.gov.in, ठीक है। पवित्रा पोर्टल का वेबसाइट है। जैसे कि बताया गया था 6 महीने में शिक्षक भर्ती होंगे, लेकिन 2017 का टीआईटी का एग्ज़ाम हुआ अभी बीच में, तो कैसे थोड़ा 6-8 महीना कोरोना की वजह से ही हो गया। लेकिन कैसा ये फर्स्ट टाइम हुआ था ना, अभी धीरे धीरे इसको फॉलोअप में होते हुए, प्रोसीजर बनते हुए थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन होंगे ये, ठीक है, क्योंकि एक सिस्टम बन चुका है, इसके अकॉर्डिंग होगा। सिलेक्शन विल बी डन ऑन मेरिट लिस्ट, जैसा मैंने बताया। अभी 1st to 5th का आपको टीचर बनना है तो टीईटी या सीटीईटी पास करना होगा, टीआईटी की मेरिट लिस्ट के अनुसार आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सेम वैसे 6 to 8 के लिए भी टीईटी या सीटीईटी का पेपर 2 आपको पास करना पड़ेगा। टीआईटी आपको अटेम्प्ट करना है, जितना भी मतलब आपके मैक्सिमम मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन हो जाएगा स्कूल में, ठीक है। उसका भी पूरा प्रोसीजर है सिलेक्शन वगैरह कैसे होता है। अभी उतना मैं डिटेल नहीं बता रहा किस तरीके से होगा सिलेक्शन, आपका अपॉइंटमेंट लेटर कैसे आएगा और जो दूसरे प्रोसीजर है। फिलहाल जो हम डायरेक्ट एग्ज़ाम को फोकस करते हैं, तो अभी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा समय हो गया। तो पहले जो हम ना पार्ट ए को डिस्कस करते हैं, जो आपको मैंने बताया था ना एप्टीट्यूड, जिसको अभियोग्यता बोलते हैं, 120 मार्क्स का आता है। ये उसका सिलेबस है जो उसी जीआर में मेंशन किया गया था। तो पहला पॉइंट इसका बताया गणितीय क्षमता, जिसमें मैथमेटिकल एबिलिटी बता रहा है, ठीक है। तो जैसे जिन लोगों को ने सीटीटी या टीईटी पास किए है या वो एग्ज़ाम दिए है, तो पहले तो एक बार आप समझ लीजिए कि आपने जो वो एग्ज़ाम दिए हो सीटीटी और टीईटी का जो सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग आपका ये सिलेबस बिल्कुल नहीं है टीआईटी का, ठीक है। ये जो है प्योर कॉम्पिटिटिव लेवल का सिलेबस है। महाराष्ट्र एमपीएससी के अंडर में जो दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं ना, मैं दूसरे भी क्लासेस पढ़ा चुका हूँ, पहले एग्ज़ाम दे चुका हूँ, तो मैं जानता हूँ उसका सिलेबस किस किस तरीके से रहता है। लेकिन सेम पूरा वही सिलेबस नहीं है, क्योंकि कुछ पॉइंट्स इसमें जो है ना आपका टीचिंग बैकग्राउंड के भी ऐड हुए हैं। तो मैथमेटिकल एबिलिटी जो है ये आपके न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन है। अभी हम कुछ क्वेश्चन उसी के डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। दूसरा जो आपका तार्किक क्षमता है, एनालिटिकल एबिलिटी, ठीक है। एनालिस करना है ना, ये आपने सीटीटी के अंदर में भी देखे होंगे, जो एनालिटिकल एबिलिटी रहती है, बच्चों को एनालिस करना भी ज़रूरी है ना, एनालिस करने का। उसके अकॉर्डिंग मतलब अभी कैसा, ये ह्यूमन एनालिस पे नहीं है, ये आपका कैसा है रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी पे क्वेश्चंस रहेंगे कि आप उस सिचुएशन में रहेंगे तो आप कैसे एनालिसिस करोगे, ठीक है। ऐसे कुछ क्वेश्चन आए हैं इसमें। जैसे आप टीचर हो और आपको कैसे आपके टीचिंग स्टाफ की तरफ से प्रेशर बनाया जा रहा है कि आपको ये जो टीचिंग का ग्रुप है उसमें ज्वाइन होना ही पड़ेगा, तब आप कैसा इसमें मतलब एनालिसिस करोगे, उस पर क्या आप तर्क लगाओगे, ज्वाइन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ऐसे डिफरेंट क्वेश्चन है। तीसरा है वेग यानी अचूकता, वेलोसिटी से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन है, स्पीड वेलोसिटी वगैरह से, ठीक है। भाषिक क्षमता, भी भाषिक क्षमता ना 2 ही है आपको टीआईटी में, एक बात तो क्लियर रखने का, 2 ही भाषा है बस। और ऐसा नहीं है कि ये भाषा आपको सिलेक्ट करना है, ऑलरेडी वो दिया गया भाषा, आपको वही भाषा पे क्वेश्चन आएंगे ना, अदर देन ये 2 भाषा के अलावा कुछ नहीं है। एक तो इंग्लिश लैंग्वेज है,
अब इंग्लिश लैंग्वेज में आपको पैसेज वगैरह नहीं आएगा, यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज से ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। एक बात तो अच्छा है कि पैसेज वगैरह नहीं आएगा, जैसे आपको टीईटी और सीटीईटी में पैसेज वगैरह आते थे। दूसरी आपको जो भाषा दिया गया मराठी, तो कई लोग जो उर्दू मीडियम बैकग्राउंड के हैं, हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के, तो ऐसे ही देख के डर जाते हैं कि मराठी वगैरह हमको क्या आएंगे। को मराठी बोलना नहीं है, पेपर में बोल के नहीं बताना मराठी कि मी शिक्षक आहे आणि माझं नाव इधर ये आहे, जो भी है वैसा नहीं बोलने का कुछ आपको। मराठी लैंग्वेज ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। ग्रामर अलग है और मराठी स्पीकिंग अलग है। ग्रामर बहुत सिंपल है, ठीक है। कुछ उसके बेसिक पॉइंट्स है, उसको भी हम एक डिस्कस करेंगे एक वीडियोस में। बेसिक उसका फंडामेंटल है, उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आते हैं कि आपको ये मतलब उसमें जो गलत सेंटेंस है वो बताना है, कहाँ पे आहे आएगा, कहाँ पे आहेत आएगा, ठीक है। उसके आपके जो ग्रामर है, नाम सर्वनाम, ठीक है, और वो सब चीज़ों को डिस्कस करना रहेगा। मराठी लैंग्वेज ग्रामर इजी रहता है, ठीक है। हमको यहाँ पे ना स्पीकिंग नहीं है तो उसमें थोड़ा कंफ्यूज नहीं होने का। तो 6 नंबर का पॉइंट है वो कल आवड़ बताया, इसको हम इसको ओरिएंटेशन एडजस्टमेंट वगैरह बोल सकते हैं, ठीक है। आपको कैसा एडजस्टमेंट या ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको ओरिएंटेशन करके अपने दिमाग के अंदर में कि ये इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। ये डायग्राम कहाँ पे एडजस्ट हो सकता है, ये डायग्राम कहाँ पे छुपा हुआ है, ये पॉइंट कहाँ पे छुपा हुआ है, ये पॉइंट कहाँ से जुड़ा हुआ है, वो सब आपको निकालना पड़ेगा। 7वां पॉइंट जो आपको बता रहा है समयोजन, जिसको व्यक्तिमत्व भी बोलते हैं, ये ना सेल्फ अंडरस्टैंडिंग पर्सनालिटी लेवल टेस्ट होते हैं इसको ना, इसको मैंने मतलब अपने हिसाब से थोड़ा इसको ट्रांसलेट किया है। समयोजन व्यक्तिमत सेल्फ अंडरस्टैंडिंग पे आपको क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। कि एज अ टीचर आपके साथ ऐसा ऐसा हो गया, या एज अ ह्यूमन बींग आपके साथ सोसाइटी में ऐसा कुछ हुआ, या ऐसा कुछ सोसाइटी में हो रहा है, तो आप वहाँ पे अपने आप को रख के सोचिएगा क्या होगा, कि सोशल लाइफ से यहाँ पे रिलेट किया जा रहा है, ठीक है। और हमारा एक आरटी में एजुकेशन का मकसद भी वही है ना, कि जो इनसाइड स्कूल और आउटसाइड स्कूल को जोड़ दिया जाए। जो आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना, वो बच्चों को स्कूल के बाहर भी सीखने को मिले वही चीज़ उसके अकॉर्डिंग। तो ये सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है बच्चों मतलब एज अ टीचर के हवाले से, ठीक है। तो ये एप्टीट्यूड है। इसके बाद हम रीजनिंग का जो 80 मार्क्स का सिलेबस है उसको भी डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल जो है ना, हम यहाँ पे जो आपका पहला चैप पॉइंट दिख रहा है गणितीय क्षमता, मैथमेटिकल एबिलिटी, इसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक मेरे पास में ना टीआईटी का पेपर है। पेपर आपका 3 लैंग्वेज में होता है, उर्दू इंग्लिश मराठी, तीनों भाषा में पेपर आता है, ऑनलाइन पेपर रहता। पेपर होने के बाद आपको जो है उसका कितना मार्क्स वगैरह आया है वो तो आपको तुरंत पता चल जाता है। बाकी पेपर और उसका जो आंसर है वो आपको ईमेल आईडी पे शो कर दिया जाता है। तो वैसा ही मैं एक मेरे पास पेपर है जिसका मैंने प्रिंट आउट निकाला था, वहाँ से अब जो है मैंने अभी कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। किसके कौन से टॉपिक का डिस्कस करेंगे, ये जो गणितीय क्षमता है ना आपका, वो टॉपिक का, ठीक है। टॉपिक तो वैसे बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन अभी कैसे समय भी कम है और टॉपिक पूरे कवर भी करने का है। तो सबसे पहले जो है ना, मैंने कुछ क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करते हैं, जो खास तौर से मैथमेटिकल एबिलिटी के लिए ना। ऐसे तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं इसमें, मैथमेटिकल एबिलिटी के लिए जो क्वेश्चन नंबर 23 है सबसे पहले उसको एक बार देखते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या बोला क्वेश्चन में, मैं इंग्लिश में पढ़ के बताता हूँ, बाकी हिंदी और मराठी में भी लिखा हुआ है, समझा देता मैं, लेकिन जो इंग्लिश में लिखा है जनरल लैंग्वेज में। द HCF ऑफ 620, 740 एंड 1280। अभी जो 3 बड़े बड़े आपको डिजिट दिख रहे हैं, अदद जिसको बोलेंगे उर्दू में, जो संख्या है इनका HCF निकालना है। तो बहुत सिंपल है, बड़े डिजिट रहे या छोटे डिजिट रहे, HCF निकालने के ना 2 तरीके हैं। एक ये जो तरीका है ये डिवीज़न मेथड है, और एक ये जो तरीका है आपका मतलब एक पर्टिकुलर, इसको आप क्या बोल सकते हैं, पर्टिकुलर डिवीज़न बोल सकते हैं। और एक तरीका और रहता है, ठीक है, उसके अंदर में जो है छोटे अगर अदद रहे HCF के, तो उसको उस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। जब हम चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे HCF LCM मैथमेटिकल एबिलिटी में, कुछ चैप्टर्स को हमको पढ़ना पड़ेगा सीरियल वाइज, वो चैप्टर में मैं उसको कवर अप करा दूंगा। फिलहाल अभी हम इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर में 620, 740 और 1280, ये इसका जो HCF निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो छोटे दो अदद है, छोटे जो दो संख्या है, सबसे छोटे कौन से 620 और 740, पहले इन दोनों को ना डिवीज़न करते हैं इस तरीके से। ये प्रोसीजर क्या है पहले समझ लो इसको।
3 डिजिट दिए थे ना आपको, 620, 740 और 1280, ठीक है। ये तो एक पेपर, ऐसे बहुत सारे पेपर है टीआईटी के मेरे पास में, उन सभी पेपर को हम डिस्कस करेंगे ताकि आपका पूरा कवर अप हो जाए अच्छी तरीके से, और कोई पॉइंट में मतलब आपको ये ना रहे, डाउट्स ना रहे। तो इसका भी हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालने को बोला ना उसने, एलसीएम तो नहीं बोला, एचसीएफ बोला। तो ध्यान से सुनने का, एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, तो जो छोटे जो दो अदद है ना, जैसे ये छोटे दो अदद है, बड़ा अदद को रहने दो अभी, इनको हम डिवीज़न करेंगे लेकिन थोड़ा अलग तरीके से, इस तरीके से लिखेंगे ना, यहाँ ऊपर में नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो इसको समझिएगा। 620 का पहाड़ा पढ़ना है 740 में, 620 का पहाड़ा आता है किसी को? मेरे को तो नहीं आता, लेकिन यहाँ पे अभी हम आपको तर्क लगाना है, 620 का पहाड़ा 740 में कितनी बार जा सकता है। तो ये जो अदद है, ये जो संख्या, इसका पहाड़ा एक ही बार जाएगा ना, कोई भी बस देख के बता सकते हैं, क्योंकि 620 को डबल करेंगे तो 740 से बहुत बड़ा हो जाएगा। 620 एकम 620, ठीक है। फिर यहाँ माइनस करेंगे, दिख रहा है ना क्लियर सबको? थोड़ा थोड़ा मैं और डार्क पेन यूज़ करूँगा ताकि ये और क्लियर हो आगे से। माइनस करो, यहाँ पे 0 में से 0 गया तो 0, 4 में से 2 गया 2, 7 में से 6 गया 1, ठीक है, 120 बचा। अभी फिर यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको ऐसे ऐड कर देते हैं, दिख रहा है एस के अंदर, यहाँ पे ऐसा लगा के इसको ऐड कर देते हैं, और ये जो 620 है ना वो यहाँ पे आ जाता, ये जो 620 है, ठीक है, इधर वाला यहाँ पे आ जाता। कई लोग जो है फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे ये मेथड को, तो बहुत ध्यान से समझो, क्योंकि ना इसमें अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे, कन्फ्यूज़ हो जाओगे ना। मैंने बहुत बार इसकी प्रैक्टिस किया है, लेकिन कभी कभी मैं भी भूल जाता था जब इसकी पहले मैं प्रैक्टिस नहीं करता था। अभी तो इतना टाइम हो गया, इसलिए वन टाइम मैं कर लेता हूँ, नहीं तो लेकिन स्टार्टिंग में जब मैंने भी प्रैक्टिस नहीं किया था, बहुत समय मतलब छोड़ दिया था इसको, मेरा ये मतलब पैटर्न नहीं चल रहा था, एग्ज़ाम नहीं पढ़ा रहा था इसके बारे में, तो मैं भी भूल गया था, तो इसको ध्यान से समझने का। अभी 120 का पहाड़ा 620 में कितनी बार जाएगा, तो यहाँ पे जो है ना हम लॉजिक लगा सकते हैं। इसको पकड़ लो 12, इसको पकड़ लो 62, 62, 12 का पहाड़ा 62 में कितनी बार जाता है? 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 होता है ना। तो 120 का पहाड़ा भी 620 में 5 बार या 6 बार जाएगा, ठीक है, 5 बार या 6 बार। तो मैं पहले 5 बार करके देख लेता हूँ जाता है क्या। 120 को 5 से हमको मल्टीप्लाई करना है, दिख रहा है ना, 500, 5 दूनी 10 के, 0 हाथ का आएगा, 5 का 5 और 1 6, 600, समझ में आ रहेगा। 120 पंजे 600 हो रहा, और ये 620 है ना, तो हमको इसको 5 से ही करना पड़ेगा, क्योंकि 120 छक्के जो है ये इससे थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। 120 पंजे लेंगे हम 600, ठीक है। स्क्रीन बराबर है ना, कुछ ऐसा मतलब धुंधला तो नहीं दिख रहा ना? थोड़ा थोड़ा इसको क्लियर करना पड़ेगा, और ठीक है अभी मेंशन मतलब समझ में तो आ रहा होगा, थोड़ा और इसको क्लीन करेंगे स्क्रीन को। माइनस करो, यहाँ बचेगा तुम्हारा 20, ठीक है। फिर यहाँ पे इसको ऐड करने का इस तरीके से, ये थोड़ा जगह रखने का रफ में जब तुम करोगे ना। अभी जैसे मेरा ये है, कहाँ जाएगा पता नहीं, ये टेबल पे आ जाएगा, टेबल पे लिख नहीं सकता मैं, दूसरे का टेबल है। 120 यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है। 20 का पहाड़ा 120 में कोई भी बता सकता है, एकदम सिंपल है। 20 पंजे 100 होता है, 20 छक्के 120। ये 0 0 आना चाहिए, जब 0 0 आएगा ना तब जाके अपना ये काम रुकता है, ठीक है। 0 0 आ रहा, और एस का क्वेश्चन है तो 0 0 आएंगे यहाँ पे, ठीक है, और ये हमारा आंसर रहता है, ठीक है। लेकिन अभी हमको 3 डिजिट दिए थे ना, दो थोड़ी दिए थे, 3 थे ना, तो 2 को तो सॉल्व करके हमने ला लिए। अब ये जो 20 आया जो हमारा आंसर था, और जो हमारा एक डिजिट बचा हुआ था 1280, ये 20 को जो है ना 1280 से डिवाइड करेंगे सेम यही तरीके से, ध्यान दें यहाँ पे। 1280 है और ये 20 है ना जो आंसर था, 0 0 जहाँ पे आ गया ये इधर वाला आंसर रहता। तो 20 का पहाड़ा पढ़ो तुम काहे में पढ़ेंगे, 128 में, ठीक है। 20 का पहाड़ा 128 में कितनी बार जाएगा, सेम यहाँ पे भी वही तरीका अपनाएंगे। इसको पकड़ लो 2, और 128 का पकड़ लो 12, 2 का पहाड़ा 12 में कितनी बार जाता है, 2 छक्के 12, तो 20 का पहाड़ा भी 128 में 6 बार जाएगा ना। ऐसा देख देख सकते हैं, मतलब करके 20 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 0 0, 6 दूनी 12, बराबर है 20 छक्के 120 हो रहा। ये 128 है, 20 सत्ते तो बड़ा हो जाएगा ना। ऐसा तर्क लॉजिक लगाते रहने का, ठीक है, वीडियो बार बार देखते रहने का, थोड़ा लॉजिक डेवलप होगा तुम्हारा भी। 20 छक्के 120, माइनस करो बाबा इसमें से, ये बचेगा 8, ये 0 उतारो, ठीक है। फिर यहाँ पे ये डिवीज़न तुम्हारा ये 20, अरे क्या हुआ, कुछ गलत हो गया क्या? अच्छा, कोई तो भी पॉइंट गलत हो रहा है क्या यहाँ पे? एक मिनट, 128 में से 20 गया तो ये 8 बचा ना, ठीक है। यहाँ पे ये 0 उतारे,
अच्छा, एक चीज़ मैंने बताना भूल गया था यहाँ पे, जो यहाँ हमको ये प्रॉब्लम गया ना, ये सेम प्रॉब्लम आपको भी आ सकता है, इसलिए मैंने बताना इसका प्रैक्टिस करते रहने का, ठीक है। जो मैं बात बताना भूल गया था उसको समझो यहाँ पर अभी। आपको ये 1280 ये तीसरा वाला डिजिट बड़ा था, ठीक है, और आपका जो आंसर आया था 20, वो यहाँ पे सॉल्व करके आया था, इसको हमको 20 से डिवाइड करना है। तो जैसे हम नॉर्मल डिवीजन करते हैं ना, तो क्या करते हैं, जैसे ये 3 में अगर चले गया तो 3 डिजिट में चले गया, मतलब इसका पहाड़ा 20 का पहाड़ा जैसे 12 में तो नहीं जाता, एक डिजिट को और मिला लिए 128 हो गया। 20 का पहाड़ा 128 में चले गया तो डायरेक्ट हम उसको कर देंगे माइनस करेंगे, और जो जीरो है जो भी संख्या उसको वहाँ पे उतार लेते थे ना डिवीजन मेथड में, और उसके अकॉर्डिंग आगे सॉल्व करते थे। लेकिन ये जो एस के अंदर जो हम डिवीजन करते हैं, वहाँ पे आपका वैसा नहीं चलेगा। अगर समझ लो 3 संख्या में 3 डिजिट में चले भी जा रहा है इसका पहाड़ा, और आगे 2 डिजिट और है, यहाँ तो एक ही डिजिट है ना, समझ के चलो यहाँ पे 5 हिस्सा रहता, 5 डिजिट रहते, तो ये 20 को ना आपको पूरे पाँचों हिस्सों से जरब करना रहता। समझ में आया क्या क्या बताया मैंने? नहीं तो अगर आपको कन्फ्यूजन होता है उसमें, तो ये तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है, ये तरीके से भी कर सकते हैं, एक तर्क एक अनुमान और लगता है वहाँ पर, ठीक है। सेम यही तरीके से बताता ना मैं, तो कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। 20 का पढ़ा जैसे 128 में हमने 6 बार पढ़े थे, 20 छक्के 120, यहाँ बचा 8, ठीक है, यहाँ बचा 8, और ये ज़ीरो आपने उतार लिए, ठीक है। अभी हम क्या करते थे, यहाँ पे ये वाले संख्या को यहाँ लिखते थे ना, लेकिन याद रखने का, यहाँ ये वाला जो भी ये संख्या यहाँ पे आएंगे तो वो ये संख्या से ये अदद से बड़ा रहना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने देखे थे 620 को किए थे 740 से एक बार, तो यहाँ पे आया था आपका 120, फिर हमने 620 उतारे, तो ये इससे बड़ा था ना, तभी तो हम देखे थे कितने बार जाएगा ये पहाड़ा, ठीक है। लेकिन इन केस कभी ये जो माइनस करने के बाद आपका जो संख्या आ रहा है, इधर से जो संख्या उतारने के बाद, जो अदद को उतारने के बाद जो भी अदद आ रहा है, और ये वाला अदद अगर आपको लगता है कि आप यहाँ उतारोगे, ये 20 यहाँ लिखोगे जो छोटा आ रहा, तो ये इसको लिखने का ही नहीं, ठीक है, इसको लिखने का नहीं, डायरेक्ट जो है ना फिर अभी 20 यहीं पे रहने देने का, और ये जो अदद बड़ी आ रही है, ये बड़ी अदद को इससे डायरेक्ट करके देखने का 80 के अंदर 20 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा, ठीक है। समझ में आएगा क्या बताया मैंने? अगर जैसे मान के चलो यहाँ पर जो है इससे बड़ा अदद रहता, जैसे यहाँ पे 160 आता, तो मैं डायरेक्ट बोल सकता ना 80 दूनी 160, ये जीरो आ गया, 80 मेरा आंसर है। लेकिन अब मेरे को पता है यहाँ पे कौन सा अदद आएगा, यहाँ तुम्हारा यहाँ तुम्हारा वही अदद आएगा जो ये यहाँ पे उतरा लिखा गया ना 20, लेकिन ये हम लिख नहीं सकते 20, क्योंकि इससे छोटा नहीं चाहिए, इससे बड़ा चाहिए। लेकिन यहाँ तो अगर इस तरीके से सिचुएशन आ रहा, तो ये जो आपका अदद है यहाँ पे 20 का, 20 को आप 180 के अंदर देख लो कितनी बार जाता है पहाड़ा, ठीक है। 20 का पहाड़ा 80 में जाता है 4 बार, 20 चौक 80, ठीक है, अभी इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 20 चौक 80, ये ज़ीरो बच गया, ठीक है। यहाँ आपका अभी डायरेक्ट सॉल्व हो गया ना, ज़ीरो ज़ीरो आ गया। तो अब यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा, आंसर हमारा ये जो ये वाला स्टेप है ना, इधर वाला, अब यहाँ नीचे में तो कहीं आया ही नहीं ना, यहाँ पे ये वाले को नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ लिखा ही नहीं गया ना, यहाँ लिखा रहता तो पूरा सॉल्व होता। तो हमारा जो आंसर रहेगा ये 20 वाला ही रहेगा, ठीक है, जो 20 हमारा आंसर है, क्योंकि ज़ीरो ज़ीरो यहाँ पर आया। एचसीएफ के और भी क्वेश्चन आया, हम और भी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे इस तरीके से, तो आपके थोड़े पॉइंट्स और भी क्लियर होंगे, ठीक है। एक से दो बार इसको देखने का वीडियो, कुछ पॉइंट्स के में डाउट रहेंगे तो उसे डिस्कस करने का मुझसे। एक क्वेश्चन और देखते हैं अभी हम। थोड़ा फ़ोन में चार्जिंग भी कम है, देखते हैं कितना हो सकता है। वैसे तो मैंने जितने क्वेश्चन का प्लानिंग किया था, वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया इंट्रोडक्शन से, थोड़ा एक वीडियो और शायद बनाना पड़े मैथ्स के ऊपर में। क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। 36, ठीक है, जब तक चल जाए फ़ोन। अभी कुछ मैंने सॉल्यूशन वगैरह बनाए हैं, धीरे धीरे इसको भी कवर करेंगे, जैसे सेम मैथ्स का मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। 36 का देखो क्वेश्चन क्या बता रहे हैं यहाँ पे, द रेशो ऑफ द एज ऑफ फादर एंड हिज सन इज 7:3। मतलब जो फादर और सन है उनका जो एज है वो नहीं दिया है, लेकिन एज का रेशो दिया है। अब जाहिर सी बात है, जो ऐसा रेशो है तो ये 7 वाला जो रेशो होगा फादर का होगा, 3 वाला सन का होगा, ये सन छोटा रहता है ना। इफ़ देयर टोटल एज इज 60 ईयर्स, और बता रहा है कि दोनों का जो मजमूई उम्र है, टोटल एज 60 है, देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर एज। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो उनका प्रेजेंट एज है फादर और इसका, उसके बच्चे का, लड़के का, दोनों का प्रेजेंट एज निकालेंगे, और फादर की एज में से सन की एज को माइनस कर देंगे तो डिफरेंस मिल जाएगा। तो बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चन रहते हैं ऐसे, ये जो है ना क्वेश्चन रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर से लिए गए हैं,
पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे हम कॉम्पिटेटिव लेवल पर रेशो एंड प्रपोर्शन से। और जो लास्ट क्वेश्चन हमने देखे HCF LCM से किस तरह की क्वेश्चन आते हैं, शॉर्टकट ट्रिक के ज़रिए उसको और कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी मैं डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि कैसा शॉर्टकट ट्रिक पढ़ने के पहले भी ना आपको कंसेप्ट पता रहना ज़रूरी है। तो ये सबको जो है ना बेसिक कंसेप्ट आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। बेसिक कंसेप्ट आपको पता रहेगा ना तो आप शॉर्टकट ट्रिक आसानी से समझ सकते हो। और डायरेक्ट डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक में बताऊंगा तो वो कंसेप्ट आपको कैसा वो क्लियर नहीं होगा। कंसेप्ट समझना ज़रूरी है ना, समझ में आ रहेगा। जैसे अंडा है, अंडे का हम ऑमलेट बनाते हैं और दूसरे भी आइटम बनाते हैं अंडे का, तो अंडे का कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए ना। ठीक है, किस तरीके से मतलब अंडे को आप बॉईल करते हैं, फ्राई करते हैं, फिर बाद के जो आइटम है वो तो बात की मैटर है, यानी कंसेप्ट आपका क्लियर रहना चाहिए। मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू भी बताने की कोशिश कर रहा था। ध्यान दो यहाँ पे द रेशो ऑफ एज ऑफ फादर एंड हिज सन इज 7:3। तो जब भी ऐसा रेशो प्रपोर्शन पे क्वेश्चन आता है ना और जहाँ पे टोटल एज दे रहा है तो उसको हम इस तरीके से लिखते हैं। हम यहाँ पे जो है ना रेशो दिया है तो हम एक कॉमन फैक्टर मान लेते हैं उसको एक्स, दोनों के लिए एक्स, और उनका सम दिया है ना कि दोनों का जो सम है टोटल एज है वो 60 है, तो हम लिखेंगे 7x + 3x = 60। ठीक है, कॉमन क्यों लिया मैंने x, क्योंकि दोनों ही के अंदर दिया है ना रेशो। ठीक है, आपको y अच्छा लगता है तो y ले लो, 7y + 3y = 60। मतलब ये पैटर्न को समझो, क्वेश्चन को जो पैटर्न है ना किस तरीके से बता रहा। 7x + 3x = 60, टोटल एज दिया हुआ है, तो ये प्लस करेंगे तो 10x आएगा और यहाँ से x की वैल्यू निकल गई। जैसे ही मेरे को x की वैल्यू निकल गई तो ये x को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो फादर की एज निकल जाएंगी, x को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो सन की एज निकल जाएंगी। ठीक है, ये दिख रहा है आपको 7x, एक्स हमारा 6 आया था यहाँ पे, 7 × 6 42 साल का जो उसका फादर है, और चाइल्ड के लिए 3x, 3 × 6 18 साल का जो उसका बेटा है। और दोनों का डिफरेंस पूछा था ना, तो फादर की एज में से जो उसके सन की एज को माइनस कर देंगे तो 24 आंसर आएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो आंसर भी 24 आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से इसका प्रोसीजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नेक्स्ट 42। ध्यान दो, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। लेबर वर्क डे डेज इससे रिलेटेड चैप्टर है। मैन मशीन टाइप प्रॉब्लम बोलते हैं इसको हम, मैन मशीन वर्क। अब यहाँ पे क्या बता रहा है, ABC 3 लेबर है, इन लोग क्या करते हैं, अंडरटेक टू कंप्लीट अ वर्क इन ₹480। ये तीनों ने ना मिल के 480 रुपये में ठेका लिया है कि हमको मिल के बोले 480 रुपये कमाना है और 480 में हमको ये काम करना है। फिर क्या बता रहा है आगे में देखो, A and B टुगेदर कैन डू 1/4 ऑफ द वर्क। ए और बी एक साथ जो मिलके ना 1/4 हिस्सा ही करते हैं। 1/4 मतलब समझ में आ रहा है क्या, पाव हिस्सा, यानी 25% ही कर रहे हैं इन लोग। एंड रेस्ट इज डन बाय सी अलोन। और जो बाकी बचा हुआ काम है ना, यानी 75% जो काम है वो सी अकेले कर रहा है। सी पे बहुत प्रेशर डाल दे रहे हैं इन लोग काम के लिए, सबको मिल बांट के करना चाहिए काम। आगे बता रहा है हाउ मच वेजेस इन रुपीज शुड सी गेट। तो सी को कितने पैसे मिलेंगे वेजेस की, भत्ता कितना मिलेगा, मजदूरी। अभी सी ज़्यादा काम कर रहे हैं ना, पैसे भी उसको ज़्यादा मिलना चाहिए। ठीक है, ए और बी का कंबाइन वर्क है 1/4, तो हम सी का वर्क देख लेते कितना होगा। अब ये 1/4 जो है ना फ्रैक्शन से लिया गया है, मतलब एक फ्रैक्शन है, जैसे समझ में आ रहा है क्या, तो इधर लिखता हूँ मैं, एक जैसे फ्रैक्शन है, टोटल एक है ना, 1 है टोटल, तो ये 1 का 1/4 जो है ये कर रहे हैं, मतलब 25% कर रहे हैं ए और बी मिलके। अब एक में से हम 1/4 को माइनस कर देंगे, तो ये -1/4 समझ में आना कैसे सॉल्व करते हैं इसको। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करना, 4 एकम 4, फिर यहाँ माइनस है ना, 4 एकम 4, इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 एकम 4, 4 में से 1 गया 3, 3/4, ये सॉल्व हो गया यहाँ पे ना। 4 एकम 4 में से माइनस करेंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, माइनस है ना, 4 में से 1 गया तो 3, 3/4, ये सी का अकेला काम आ गया ना 75%। ठीक है, 75% काम कर रहा है सी। तुमको पूछा क्या कितने पैसे मिलेंगे, ठीक है, तुमने सी का काम निकाल लिया ना 3/4। अब ये सी का जो काम था फ्रैक्शन में 3/4 मल्टीप्लाई बाय, टोटल पैसे कितने थे, तुम सी के पैसे की बात कर रहे हो ना, पहले मेरे को बताओ टोटल पैसे कितने थे। मैंने सी का काम तो निकाल लिया, 3/4 काम कर रहा है वो 75%, टोटल पैसे थे 480। तो सिंपल जो भी टोटल चीज़ है ना उसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना। ये फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में एक बार एकदम क्लियर रहती। तुमको सबसे पहले तो फ्रैक्शन निकालना है उस चीज़ का जिसके लिए क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे सी का काम पूछा है तो उसका फ्रैक्शन निकाला। अगर ए और बी का टोटल काम पूछता तो ए और बी का टोटल फ्रैक्शन था 1/4। ये मैंने अपने तरफ से सॉल्व किया है समझाने के लिए, मेन क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाएगा।
मैंने सी का हिस्सा निकाल लिया कि 3/4 वो काम कर रहा था ना, 75% काम कर रहा था आदमी। और उसको हमने जो टोटल आपको दिए रहेगा क्वेश्चन में, टोटल रुपया या टोटल जो भी है आपका टाइम लग रहा है, या टोटल आपकी जितनी मेहनत लग रही है, या जो टोटल आप जितना सामान बना रहे हो, वो यहाँ पे मेंशन किया रहेगा। 480 रुपये टोटल था, 3/4 को 480 से सिंपल आपको मल्टीप्लाई करना है, ज़रब कर देना है। 400 काटा है, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 0 0, 120, तो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आ रहा है, यानी 360 रुपीज़। ठीक है, 360 रुपीज़। ये भैया सी की मजदूरी है। और ए और बी का काम कितना था, ये थोड़े अलाल लोग थे अपने जैसे, 1/4 ही काम करे उन्होंने 25%। इसको भी हम 480 से ना टोटल रुपये इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 0 0, 120 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 120। अब देखो 480 रुपये थे, सी बेचारा 75% काम कर रहा था यानी 3/4, उसको मिला 360 रुपये। और ए और बी जो अलाल थे अपने जैसे ही, वो 1/4 हिस्से ही काम कर रहे थे, तो उनको मिल रहा है 120 रुपये। ठीक है, जितना काम करूँगा तुमको उतने पैसे मिलेंगे। मतलब सबको उनकी मेहनत के हिसाब से पैसा दिया जाता है या मिलना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो अपना एग्ज़ाम का जो प्रोसीजर है ना, इसमें सब बोलते हैं कि स्मार्ट वर्क करने का, लेकिन कैसा स्मार्ट वर्क भी जो है ना आपको हार्ड वर्क करके ही आता है। अभी कोई बोलेंगे नहीं हमारे तो मेरा तो दिमाग ही अनोखा है, मेरे को कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मैं स्मार्ट वर्कर हूँ। तो वैसा नहीं रहेगा, आप कैसा एक अलग से दिमाग लेके अलग से क्रिएटिविटी लेके नहीं आए हैं। तो क्रिएटिविटी भी बनती है ना कैसे, चैलेंज से बनती है। आपको चैलेंज आएगा, प्रॉब्लम आएगा, सिचुएशन आएगा, तब आप में क्रिएटिविटी और जनरेट होती है। तो उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 45 को देखते हैं। ठीक है, 45 भी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका परसेंटेज से रिलेटेड है। क्या बता रहा है, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क। एक मिक्सचर है जिसमें पानी और दूध दोनों मिला हुआ है, गौली लोग जो मिलाते हैं ना दूध में पानी। क्या बता रहा है, उसमें 80% मिल्क है। 80% मिल्क है क्या इन 50 लीटर ऑफ सच अ मिक्सचर। ऐसा ना 50 लीटर का मिक्सचर है, 50 लीटर समझ लो दूध होगा। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ वाटर टू 50%। ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन पूछ लिया। देखो क्वेश्चन से एक बात तो क्लियर है कि एक मिक्सचर है, उसमें 80% पानी है तो 20%, 80% मिल्क है तो 20% तो पानी होगा ना, वो दूध वाले मिलाते हैं पानी। और ऐसा बोल रहे हैं कि 50 लीटर का मिक्सचर है। ठीक है, अब इसमें पूछते तुमको और कितना पानी ऐड करना पड़ेगा, हाउ मच लीटर ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ वाटर टू 50%। अभी पहले जो पानी का परसेंटेज था 20% था, अब ये क्या कर रहा है गौली, इसको और पानी इतना डाल रहा है कि 50% कर दे रहा है पानी का। यानी 50% दूध और 50% पानी, एकदम पतला दूध हो जाएगा ना, चाय बनेंगे नहीं उसकी अच्छी, मज़ा नहीं आएंगे फिर। लेकिन ऐसा बोल रहा है गौली को करना ही है। अभी तो बोले 20% है, बोले पानी अपना 80% मिल्क है तो थोड़ा कीमत ज़्यादा रखा होगा। अब 50% पानी ला देंगे वो, अब 50% दूध रहेगा तो कीमत भी कम कर देंगे ना मिल्क की। ठीक है, लेकिन वैसे दूध वाले भी अच्छा मेहनत करते हो, सुबह सुबह उठते हो, सब जगह दूध वगैरह सप्लाई करते हैं, वैसे ये लेकिन थोड़ा ऐसा समझदारी से करना चाहिए काम, मतलब कि ज़्यादा मिलावट वगैरह नहीं करने का वैसा। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, प्रोसीजर भी एकदम सिंपल है। 50 लीटर तुम्हारा मिक्सचर था ना, 50 लीटर मिक्सचर बोल सकते हैं हम। इसमें आपको जो मिल्क था, एम मतलब मिल्क है, 80% था, और जो पानी था ये 20% था। तो 50 का 80% कितना होगा, 50 रुपये समझ लो, 50 रुपये का 80% होगा 40। ठीक है, और 20% होगा 10। ये एकदम वर्बली कैलकुलेट कर सकते हैं ना, इसमें कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये अगर आपको नहीं आता है तो जैसे 50 का 80% कितना होगा, 80%, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये 2 जीरो कट गया, 8 पंजे 40। ठीक है परसेंटेज इस तरीके से निकालने का। सेम वैसे ही 50 का 20% भी निकाल सकते हैं ना। तो 50 लीटर आपका जैसे दूध था तो 40 लीटर, मतलब 50 लीटर मिक्सचर था ना, तो गाय गौली लोग तो बोलेंगे कि 50 लीटर दूध ही है, वो थोड़ी बोलेंगे पानी मिला के लाए। 50 लीटर मिक्सचर था, 40 लीटर, 80% बोला तो 40 लीटर तुम्हारा मिल्क हो गया, और 20% वाटर था। अभी हमको क्या करना है इसमें, जो पानी का जो लेवल है ना उसको 50% करना है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि कितना तुमको पानी और लगेगा। एकदम सिंपल है, इसके अंदर में जो आपका मिल्क है ना 40 लीटर, उसके अंदर में से क्या करो, 80% जो है, 20% जो पानी है उसको माइनस कर लो,
तो तुमको पता चल जाएगा कि कितना और तुमको लीटर पानी लगेगा। ठीक है, एकदम सिंपल, ये जो है ना एकदम शॉर्टकट तरीके से मैंने बताया। ठीक है, पहले तो हमने क्या करे, मिक्सचर देखे कितना था, थोड़ा इसको नीचे लो, मिक्सचर देखे कितना था, उसमें देखे मिल्क का परसेंट कितना है, वाटर का परसेंट कितना है, उसके हिसाब से हमने मिल्क का लीटर और वाटर कितना लीटर था वो निकाल लिया। अब क्वेश्चन ने पूछा था कि आपको कितना पानी और लगेगा पानी का जो परसेंटेज है 50% करने के लिए। तो सिंपल जो है ना, मिल्क जितना लीटर है उसमें से जितना लीटर पानी है ना वो माइनस कर लो। अब जो बच रहा है 30 लीटर, ये जो बच रहा है ना उतना तुमको पानी और लगेगा। ठीक है, प्लस मत कर देना, तो 50 40 को तुम 10 में प्लस कर दोगे तो 50 लीटर आ जाएगा। अब तुमने उतना पानी डाल दिया तो दूध कम पानी पानी दिखेगा ज़्यादा एकदम, है ना। एकदम शॉर्टकट ट्रिक से मैंने बताया, ऐसा जो क्वेश्चन है 40 लीटर में से हमने 10 लीटर को माइनस करें तो 30 लीटर आया पानी। अब ये पानी और डाल देंगे वो, तो दिख रहा है ना कितना पतला हो जाएगा पानी। पहले 10 लीटर पानी था तो इतना बुरा हाल था, 30 लीटर डाल दे रहा पानी तो कैसे जमेगा नहीं ना वो। 50% पे आ तो जाएगा वो पानी तुम्हारा, लेकिन बहुत पतला हो जाएगा वो जो मिक्सचर है तुम्हारा। ठीक है, ये शॉर्टकट तरीका है इसको याद रखने का। टाइम बचे तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 65। ठीक है, अब ये कैसा मैं ऑनलाइन बना रहा हूँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसा, इसमें भी कैसा ये जो क्वेश्चन है ना, ये दिख रहा है ना आपको इतना बड़ा एक पेज भर के पूछा है। अगर एक बार आपने इसको इस तरीके से प्रोसीजर से बना लिए रीजनिंग एबिलिटीज के थ्रू, तो यही क्वेश्चन ना बदल बदल के कई बार पूछा है एग्जाम में। कई पूछता है कि इसके राइट राइट में कौन है, इसके लेफ्ट में कौन है, इसके ऊपर में कौन है, इसके नीचे में कौन सा है, तो मैं बताऊंगा इसके बारे में भी। फिलहाल हम 65 को देखते हैं। और हो सकता है थोड़ा अभी कुछ प्रॉब्लम वगैरह जाए आपको, कैसा मेरे पास भी खूब अच्छा सेटअप नहीं है, जितना मेरे से हो सकता है उतना मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ वीडियो को। बस अब थोड़ा कोशिश करिएगा समझने का। 65 को एक बार देख लेते हैं। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 20y² प्लस 13 1y प्लस 12 इक्वल टू 0 ये दिया हुआ है, इसका रूट्स निकालना है। तो ये आपने शायद 10 या 12 क्लास में पढ़े होंगे। इसको हम जो है ना मुरब्बई मुसावात क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे अगर ये नहीं रहता, ऐसा y² रहता, तो ये वाला जो टर्म है ना इसको हम तोड़ते दो हिस्सों में, 12 को इस तरीके से तोड़ते कि मल्टीप्लाई करने के बाद वो 12 आए और प्लस या माइनस करने के बाद 31 आए। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़े होंगे आपने, अभी मेरे को वो मैं चैप्टर चालू नहीं कर रहा हूँ तो उसको पूरा उस तरीके से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूँ। जैसे y² के आगे कुछ नहीं रहता तो हम ये वाला जो फ्रैक्शन है इसको तोड़ते ऐसे दो अदद में, मल्टीप्लाई करके 12 है प्लस या माइनस करके 31 है। ये यहाँ पे अगर ये टर्म है भी तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी अदद आएगा फिर हम देखेंगे कि ऐसे दो फैक्टर ढूंढेंगे कि जो मल्टीप्लाई करने के बाद वो अदद है और प्लस या माइनस करने के बाद ये आए। लेकिन कैसा ये क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है कि ये उस तरीके से नहीं होगा। इसके लिए जो है ना जो दो रूट्स रहते, जो एक फार्मूला बताया गया था ये फार्मूला, इसके अकॉर्डिंग ये सॉल्व होगा। क्वेश्चन देख कर ही समझ में आता कैसे समझने का, क्वेश्चन देख के जब ये चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे मैंने बताया ना आपको मैथमेटिकल एबिलिटी में ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लेवल के, तो हम और वो चैप्टर में भी कौन से क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल पे एमपीएससी के अंडर में, मतलब महाराष्ट्र के अंडर, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंडर के एग्ज़ाम में। क्योंकि स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम है रेलवे के और स्टाफ सिलेक्शन वगैरह के, उनका थोड़ा पैटर्न थोड़ा अलग है। और महाराष्ट्र के जो एग्ज़ाम है दूसरे और भी, जैसे पुलिस भर्ती का एग्ज़ाम है तुम्हारा, महाराष्ट्र के जो दूसरे और डिपार्टमेंट है उनका डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है, वो मैं क्वेश्चन वगैरह देखते रहता हूँ, तो हम उसी के हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे। तो ऐसे अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया रहा है तो उसका आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालने के लिए ये फार्मूला है। इसमें ये वाला टर्म ए रहता है, याद रखने का। ठीक है, ये y² के साथ या x² के साथ जो भी रहेगा, ये वाला टर्म b रहता है, और जो y के साथ रहता है, और जो आपका एक सिंपल जो एक डिजिट है सिंपल वो c रहता है। तो फॉर्मूला है y बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। ठीक है, ए बी सी क्या है वो मैंने बता दिया, सिंपल फार्मूला है, इसको आसानी से याद किया जा सकता है। y बराबर -b, y मतलब ये जो पूछा था ना कि रूट क्या रहेंगे, y के जो दो रूट बनेंगे, प्लस माइनस लिखा है ना, दो रूट बनेंगे, -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। अब ये फार्मूला कहाँ से बना, कैसे बना, किसने बना, उसके डिटेल में नहीं जाने का। ठीक है, उस पर तुमको अपने को नोबेल प्राइज़ नहीं मिलेगा, जिसको प्राइज़ मिलने वाला था फार्मूला बनाने पे मिल गया, हमको बस सॉल्यूशन करना है। ए बी सी तुमको सभी पता है, माइनस बी क्या था 31 प्लस माइनस √b², बी था तुम्हारा 31, 31 का स्क्वायर। ठीक है, 31 का स्क्वायर -4
ए था तुम्हारा 20, सी था तुम्हारा 12, ठीक है। अब मैंने यहाँ थोड़ा सॉल्यूशन करके रखा है, आपको कैसा करना पड़ेगा इसलिए मैं शॉर्ट में यहाँ पे बता देता हूँ। अपॉन 2a बोला ना, 2 मल्टीप्लाई बाई ए तुम्हारा है 20, ठीक है। -31 प्लस -31 का स्क्वायर होता है 961, माइनस ये पूरे को मल्टीप्लाई किए तो 960 आंसर आया, ठीक है। अपॉन इसको मल्टीप्लाई किए तो 40 आया। -31 प्लस -961 में से 960 को माइनस किए तो √1 आया, अपॉन में 40, ठीक है। अब √1 का जो स्क्वायर रूट है वो 1 ही होता है ना, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता। यहाँ अगर 4 रहता, 4 का स्क्वायर रूट 2 आता, तो अब इसको हम 2 बनेंगे इक्वेशन, क्योंकि प्लस माइनस दोनों के साथ लिखना रहता ना जो रूट है। -31 प्लस 1/40 -31 माइनस 1/40, तो ये -31 प्लस 1/40 होगा तुम्हारा -30/40, ठीक है। ये जो है ना -30/40 है। अब ये 0 0 कट गया तो -3/4 आया एक आंसर। ये वाला देखो तुम्हारा दूसरा जो, एक तो प्लस के साथ लिख दिया उसने, एक माइनस के साथ, क्योंकि प्लस माइनस था ना वहाँ पे, एक प्लस के साथ लिख दिया रूट, एक माइनस के साथ। -31 माइनस 1/40, इसको करेंगे तो ये होगा -32/40, ठीक है। इसको सॉल्व किया है, मतलब इसको काटा उसने, 4 से काटा क्या, कैसे काटा उसने, 8 से काटा क्या, 8 5 40, 8 चौक 32, ठीक है। -4/5, यानी एक रूट आया -3/5, ये भी माइनस में आया, और दूसरा रूट भी माइनस में आया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस था। -4/5, तो हमको ढूंढना है -3/4 -4/5 रूट का हमें, ये तुम्हारा डी वाले ऑप्शन में, ठीक है। तो और भी क्वेश्चन थे मैथ्स के, उसको हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंगली आगे में, और दूसरे भी जो टॉपिक है उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये मेरा आपको पम्फलेट दिख रहा है, ये जो है ना एक ऑनलाइन क्लास है, अभी जो आप क्लास देख रहे हो ऑनलाइन वीडियो के अंदर, ये डेमो क्लास है, ठीक है। ऐसे हम 2 से 3 वीडियो में और बनाऊंगा डिफरेंट टॉपिक का, उसके बाद फिर आपको डिसाइड करने का क्लास को कैसे कंटिन्यू करना है, आगे का जो प्रोसीजर रहेगा वो मैं बताऊँगा, ठीक है। इस पर ये कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा 9021, मेंशन नहीं है शायद अच्छे से, यहाँ मैं बता देता हूँ। आपको कोई डाउट वगैरह है तो इससे पूछ सकते हैं इस नंबर पे 9021504459, ठीक है। कॉन्टेक्ट पर्सन है रेहान सर, ठीक है, मोहम्मद रेहान नाम है मेरा। सब कुछ क्वालिफिकेशन लिखा है मेरा, ऑलरेडी मेरा बीई मैकेनिकल हुआ है, साथ ही मेरा बीए परसुइंग है, डीएलएड अभी मेरा कंप्लीट होने पे आ गया। सीटीईटी एग्ज़ाम मैंने ऑलरेडी क्लियर कर चुका है, टीईटी और टीआईटी एग्ज़ाम को भी मैं अपीयर कर रहा हूँ। उसकी क्लासेस जो है तकरीबन मैं 3 3.5 साल से कंडक्ट कर रहा हूँ, टीईटी और सीटीईटी की क्लासेस, टीआई प्लस टीआईटी की। उसके पहले मैं दूसरे भी कॉम्पिटिटिव क्लासेस पढ़ाता था, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग नॉलेज है पूरा, कि वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन थे ना उसको मैं यहाँ से रिलेट कर सकता हूँ। मेरा पर्सनल इंटेंशन था टीचिंग बैकग्राउंड में आने का, तो अल्लाह के करम से एक अच्छा मेरे को प्लेटफॉर्म मिला इस एग्ज़ाम के थ्रू, उसके लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आपका कुछ डाउट्स वगैरह रहेंगे क्लास से रिलेटेड तो आप ये नंबर पे व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टीआईटी का हमारा पहला वीडियो था, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर हुआ होगा इसमें। अभी हम दोबारा दूसरा वीडियो है दूसरे टॉपिक के साथ बनाएंगे। मैंने कोशिश तो किया था कि मैथ्स के मेरे और भी क्वेश्चन थे, तकरीबन 10 क्वेश्चन मुझे कवर करना था इस वीडियो में, लेकिन कैसा है इंट्रोडक्शन भी था इसके अंदर में, तो उसके साथ थोड़ा ये वीडियो बड़ा हो गया, ठीक है। फिर भी आपको थोड़ा समझ में आया होगा मैथ्स के। अब जो दूसरा वीडियो है मैं कुछ और टॉपिक से बनाऊंगा एनालिटिकल एबिलिटी वगैरह पे, ठीक है। थैंक यू।